स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार के आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसे देख करके लगता है कि नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिला जब बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में गिर गए। मुजफ्फरपुर में उन्हें एक महिला उम्मीदवार को जीत का आशीर्वाद देना था। पुरुष उम्मीदवारों के लिए माला पहनाने और महिला उम्मीदवारों को हाथ में माला सौंपने की परंपरा रही है, लेकिन हुआ कुछ और। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट से देखा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला उम्मीदवार के गले में माला डाल रहे हैं। मंच पर पास में खड़े जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इशारा करते रह जाते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार कुछ नहीं सहते हैं। इस कार्यक्रम का जदयू के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव स्ट्रीम किया गया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सीएम नीतीश कुमार को लाचार बताया है और फिर लिखा है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री को डांट सकता है। वहीं पर आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा लगातार तार होती जा रही है, अब कोई भी कहीं भी नीतीश कुमार को डांट सकता है। राजद ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा डर उनकी ही पार्टी के सदस्यों को है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी नेता और फिर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में दीपावली के बाद एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुआ। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया। तेज प्रताप यादव ने महुआ में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि महुआ की जनता से पूछिए कि वहां किसका नाम गूंज रहा है। तेज प्रताप यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव है तो फिर महुआ जा रहे हैं, वहां लगातार जनता के बीच रहूंगा। महुआ का माहौल देखने लायक है, वो वहां किसका नाम गूंज रहा है जनता खुद बता देगी। वहीं पर महागठबंधन में 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की खबरों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये महागठबंधन का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल है और फिर हम अकेले चुनाव में उतर रहे हैं। महागठबंधन के मुद्दे पर उनके नेताओं से ही पूछिए। दोस्तों आरजेडी के एक मौजूदा विधायक का नामांकन रद्द हो गया है क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी के से नामांकन किया था। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में देरी का असर अब उम्मीदवारों के नामांकन पर दिखना शुरू हो गया है। जहां गठबंधन के दलों के बीच देरी से हुए समझौते ने बड़े दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिससे उन्हें मतदान से पहले ही हार का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी सीमा सिंह मरोड़ा में बिना चुनाव लड़े ही बाहर हो गई। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि कम समय में जैसे तैसे नामांकन दाखिल करने की जल्दबाजी ने प्रत्याशियों की तैयारी पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। वहीं पर सुगोली विधानसभा सीट पर भी ऐसा ही एक बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के मौजूदा विधायक और अब विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह को लगा है। वीआईपी जो कि फिलहाल निबंधित पार्टी नहीं है, उनके उम्मीदवार होने के नाते शशि भूषण सिंह को नामांकन के समय 10 प्रस्तावक की आवश्यकता थी। हालांकि राजद की सोच करके वे केवल एक प्रस्तावक के पास पहुंचे और फिर नामांकन दाखिल कर दिया। जांच के दौरान पर्याप्त प्रस्तावकों की कमी के कारण निर्वाचन आयोग ने उनके नामांकन को रद्द कर दिया। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच नेताओं और फिर पार्टियों को लेकर के तरह तरह की अफवाहें भी खूब उड़ाई जा रही है। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के एक उम्मीदवार के भाजपा में शामिल होने की खबरें सामने आई है। इस पर अब खुद मुकेश सहनी ने सफाई दी है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उस दावे का खंडन किया है जिसमें तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पर मुकेश सहनी ने कहा कि सकलदेव सिंह बिंद पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और वे वीआईपी उम्मीदवार नहीं है। अब उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल 20 अक्टूबर को तारापुर से वीआईपी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं सकलदेव बिंद की भाजपा में शामिल होने और फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना समर्थन देने की बात कही गई, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। दरभंगा से वीआईपी उम्मीदवार उमेश सहनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे मुकेश सहनी ने इस पर सफाई दी है। मुकेश सहनी ने चुनाव में महागठबंधन की जीत की पुष्टि की और फिर कहा कि हमारे उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ है, आप गलत
अवगत हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और भाजपा का समर्थन किया था। जब मुकेश सहनी ने कहा कि दरभंगा में हमारे महागठबंधन के नेता पूरी ताकत के साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। जो काम पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है वह अब बदलने वाला है। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के करीबी झारखंड के मंत्री को साइबर पक्षी कहकर के तंज कसा है। एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कहलगांव की जनता अपने बेटे को अपना नेता चुनेगी। जब वे दिन रात झारखंड में रहे, जब अभी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही दूसरे जगह से साइबर पक्षी की तरह लोग क्षेत्र की जनता को ठगने आए हैं, जब इनसे सावधान रहने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव परिवर्तन का संकल्प है, बिहार में बदलाव लाएं। 20 वर्षों का शासन आपने देखा है, इस बार सरकार बदल दीजिए। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा है कि परवीन मूलधन है तो मैं सुध हूँ, यदि परवीन काम नहीं करेगा तो हम करेंगे। इंदिरा आवास, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी ने देश को IT हब बनाने का काम किया है। इंसानियत पर मुझे भरोसा है। वहीं पर बाढ़, कटाव, अन्य आपदा, कोरोना में पीड़ितों का आंसू पूछने और फिर लोगों को किसी तरह की मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। वहीं पर पप्पू यादव ने लोगों से महागठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा के समर्थन में नारे लगवाए और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का संकल्प लेने की बात कही है। सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि उनका नारा ही कहलगांव मेरा घर मेरा परिवार है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो हर घर में सरकारी नौकरी होगी। दरअसल बात यह है कि जोकीहाट विधानसभा के राजद के निवर्तमान विधायक शाहनवाज आलम ने महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। जब पर्चा दाखिल करने के बाद सीधे किसान कॉलेज जोकीहाट पहुंचे। भीड़ ने माला पहना करके उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार से भ्रष्टाचार और फिर घुसखोरी में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकने में आप सभी मतदाता महागठबंधन का साथ दें। जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार सरकार बनी तो फिर हर घर के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माँ बहन को 2500 रुपये प्रति माह उनके खाते में होगा। साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं पर तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वे करके दिखाते हैं। पिछले 17 महीने की सरकार में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव की पहल पर दी गई। जोकीहाट बाजार हो या फिर नदियों में बड़े बड़े पुल और फिर सड़क बना करके सुविधा मुहैया कराया। वहीं पर चमचमाता प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित विद्यालय भवन हो या फिर सड़क, हर क्षेत्र में काम किया है। जो क्षेत्र के विकास के लिए सबसे अधिक आवाज विधानसभा में उठाया है। आप सबों की दुआ और फिर आशीर्वाद रहा तो फिर बचे हुए जो काम को पूरा करूंगा। वहीं पर लोकसभा में जिन लोगों ने हराने के लिए भाजपा से मिले हुए थे, आज फिर से एक्टिव मोड में। जनसुराज को उन्होंने भाजपा की बी टीम कहा है। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता और दूर दूर से समर्थकों की भीड़ किसान कॉलेज में मौजूद थी। दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि 2/3 बहुमत से ही हमारी सरकार बनेगी। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी ने मतदान से पहले धुआंधार चुनाव प्रचार का प्लान तैयार किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में पार्टी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से बातचीत की है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर माथापच्ची अभी तक हो रही है और एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। अब हम चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जब मुख्यमंत्री समेत अन्य बड़े नेताओं का कार्यक्रम होगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम आ रहे हैं। यहाँ वे जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर अपने चुनावी अभियान का आगाज समस्तीपुर और बेगूसराय से करेंगे। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह का भी लगातार कार्यक्रम है। 24-25 तारीख के आसपास उनका भी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे नेता चुनावी अभियान का आगाज करने वाले जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल चट्टानी एकता के साथ बिहार चुनाव में जा रहे हैं। वहीं पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों में आपस में ही मतभेद है। बिहार की जनता देख रही है कि जिस महागठबंधन में आपस में ही मतभेद है वे बिहार की सरकार क्या चलाएंगे। इसलिए बिहार की जनता और फिर मतदाता जानते हैं कि प्रधानमंत्री और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है और फिर इसे सिर्फ एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है।
दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व, राजनीतिक समझ और फिर उनके युवा होने तक पर सवाल उठा डाला है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह डाला है कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वह राहुल गांधी की वजह से है और हम लोग राहुल गांधी को सीरियस नेता मानते ही नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राजनीति को लेकर के गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं लेती है। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह भी कह डाला है कि यदि वे राजनीति को लेकर के गंभीर होते हैं तो फिर उन्हें 57 साल में खुद को युवा नेता कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने अपने राजनीतिक बयान से बिहार की राजनीति को दीपावली के बाद एक बार फिर से गर्म कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व और फिर राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह डाला है कि आज बिहार में कांग्रेस की जो स्थिति है वह राहुल गांधी की वजह से ही है और कांग्रेस की नैया राहुल गांधी की वजह से ही डूबी है। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर जमकर के निशाना साधा है। कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी को मधुबनी के अररिया में दलित की हत्या की घटना की नजर नहीं आई। दरअसल बिहार के बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक खास समुदाय द्वारा दलित के एक युवक की जान लेने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम पर हिंदू मुसलमान का आरोप लगाते हैं। यूपी में दलित की जान जाती है, बिहार में दलितों की जान जाती है, इसकी मुंह नहीं खुलती है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के गांव मधुबनी जिला झंझारपुर अररिया में विभत्स घटना घटी जब चौपाल समुदाय के युवक की एक खास समुदाय के लोगों ने उसकी जान ले ली। इस घटना को 5 दिन से अधिक हो गया है। जब इतने दिनों के बाद भी अभी तक तेजस्वी यादव की नज़र नहीं गई है। जब केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी की भी नज़र नहीं गई है। राहुल गांधी फतेहपुर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दलित युवक की जान गई या नहीं जाएंगे, क्योंकि हत्या एक खास समुदाय के द्वारा किया गया है, इसलिए नहीं जाएंगे। जो लोग मुझे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गया जमहूरियत, कहाँ गया आपका संवेदना, जो आप अपने आप को सेकुलर और फिर क्या क्या कहते हैं। अगर ये दलित है, चौपाल जाति का है, तो फिर इसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है और फिर जो मारा है वो किसी खास समुदाय से है, इसलिए कोई नहीं जाएंगे, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार चुनाव में छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की कुल संपत्ति कितनी है? दरअसल बात है कि भोजपुरी सिनेमा के स्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव इस बार सच में अपने गृह क्षेत्र छपरा में छठ पूजा मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग वजह से। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें छपरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। खेसारी लाल यादव का नामांकन स्वीकृत हो चुका है और उन्होंने अब जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राजद प्रत्याशी और फिर चर्चित अभिनेता सिंगर खेसारी लाल यादव की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। यह छपरा सीट से बिहार चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव ने कहा है कि उनका उद्देश्य बिहार से होने वाले पलायन को रोकना है। उन्होंने कहा है कि छठ के समय जब लोग रोजगार के लिए बाहर से परेशान होकर के बिहार लौटते हैं तो फिर वह दृश्य मुझे विचलित करता है। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही इतना अवसर हो कि कोई भी बाहर जाने को मजबूर ना हो। अब सवाल है कि खेसारी लाल यादव की संपत्ति कितनी है? तो नामांकन के दौरान दिए गए हल्फनामे में खेसारी लाल यादव ने अपनी कुल संपत्ति 16 करोड़ 89 लाख रुपए की चल संपत्ति बताया है और 7 करोड़ 91 लाख रुपए की अचल संपत्ति घोषित किया है। वहीं पर उनकी पत्नी चंदा देवी के पास 90 लाख रुपए की चल संपत्ति और 6 करोड़ 49 लाख रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी चंदा देवी के पास 90 लाख रुपए की चल संपत्ति है और फिर 6 करोड़ 49 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। दोनों के पास मिलाकर के 31 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति है। हल्फनामे के अनुसार खेसारी लाल यादव के पास 5 लाख नगद और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपए नगद है। वहीं पर चुनावी हल्फनामे में खेसारी लाल यादव ने अपने असली नाम का भी खुलासा किया है। उनका नाम शत्रुघ्न यादव है। खेसारी लाल यादव ने बताया है कि उनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है। ये नाम उनके पिता ने रखा था। उन्होंने कहा है कि खेसारी लाल यादव नाम मुझे जनता ने दिया है, मैं इस नाम को आशीर्वाद मानता हूं। उन्होंने आगे कहा है कि वे जमीन से उठ करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी, ये पहली बार है जब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव राजनीति में कदम रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका दिल हमेशा से राजद के साथ रहा है और फिर वे लालू यादव की विचारधारा से पड़े रहते हैं।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल में आरजेडी को करारा झटका लगा है, क्योंकि वरिष्ठ नेता सैयद आलम ने पार्टी छोड़ दी है। जी हां, और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को सीमांचल क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिवंगत पूर्व विधायक अब्दुल जलील के बेटे सैयद आलम उर्फ पिंकू ने राजद छोड़ दी। पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि राजद ने उनकी और फिर उनके परिवार के साथ नाइंसाफी की है। सैयद आलम ने अपने इस्तीफे के दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का झोला मेरा बाप भी ढोया और फिर हम लोग भी ढोते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने नाइंसाफी की है। हमारी पीठ और सीने पर खंजर भोंकने का काम किया गया है। वहीं पर सैयद आलम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे कोई भी मामूली कार्यकर्ता नहीं है और अपने लिए नेतृत्व की भूमिका मांग रहे थे। उनके अनुसार राजद ने सीमांचल और फिर पूरे बिहार के मुसलमानों का विश्वास खो दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद आलम ने भावुक होते हुए कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा राजद में कभी नहीं जाऊंगा। पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं ऐसी पार्टी पर थूकता हूं जिसने अपने कार्यकर्ताओं की कुर्बानी को भुला दिया है। वहीं पर सैयद आलम ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आप अपने आप सेकुलर नेता कहते हैं, जहां आपने कटिहार में क्या किया है। मुझे राम प्रकाश ने कॉल करके बताया है कि मुकेश सहनी के जरिए टिकट के लिए 3 करोड़ रुपए की मांगे गए। ऐसे आप सरकार बनाना चाहते हैं क्या? दोस्तों, मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देने पर मुकेश सहनी ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि चेहरा नहीं होने के कारण नहीं बनाया गया उम्मीदवार। जहां विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पार्टी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र पर प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। मुकेश सहनी ने कहा है कि दरभंगा की धरती पर बदलाव की लहर चल पड़ी है। इस बार जनता विकास और फिर सम्मान के मुद्दे पर मतदान करेगी। वहीं पर कार्यक्रम के बाद तारापुर विधानसभा वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था, न कि वीआईपी पार्टी के सिंबल से नामांकन किया था। वहीं पर गौराबराम विधानसभा से महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने होने के सवाल पर कहा कि महागठबंधन से वहां पर वीआईपी के उम्मीदवार संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। इसका राजद कार्यालय के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। वहीं पर उन्होंने राजद के सिंबल पर अफजल अली खान के संबंध में कहा कि उनसे बातचीत चल रही है, जल्द समझौता हो जाएगा। वहीं पर वीआईपी के 15 सीट पर चुनाव लड़ने तथा एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने के सवाल पर कहा कि हम लोगों ने प्रयास किया था कि सभी लोगों को साथ लेकर के चला जाए, लेकिन मुस्लिम समाज से कोई चेहरा नहीं मिलने के कारण हमने टिकट नहीं दिया है। लेकिन सभी धर्म और फिर जात के लोग हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस संदर्भ में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के दलों और फिर कांग्रेस राजद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि महागठबंधन के नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जिससे उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। जी हां, जीतन राम मांझी ने एक मीडिया चैनल में बातचीत में कहा है कि महागठबंधन ये दावा कर रही है कि वे कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सच में संभव है। उनका मानना है कि जब महागठबंधन में एकता नहीं है तो फिर चुनाव के बाद सरकार बनाने में भी दखलंदाजी की संभावना बनी रहती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आज सरकार बनाओगे और फिर वे कल टूट जाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में स्थिर सरकार का होना विकास के लिए आवश्यक है। जब उनका मानना है कि केवल एनडीए सरकार ही बिहार के विकास, कानून व्यवस्था और फिर बेरोजगारी कम करने में सक्षम है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा और फिर बिहार की भलाई के लिए आवश्यक है, जबकि महागठबंधन केवल सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी का एक ऐसा प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ने के लिए चंदा जुटा रहे हैं, जहां लोगों से चंदा मांग रहे हैं। दरअसल सहरसा जिले के महिषी विधानसभा सीट से आरजेडी ने गौतम कृष्ण को इस बार टिकट दिया है। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए गौतम कृष्ण के पास पैसे नहीं है, यही वजह है कि वे लोगों से मदद मांग रहे हैं। उनकी ओर से सोशल मीडिया के जरिए अपील की गई है और अकाउंट नंबर भी शेयर किया गया है। अब गौतम कृष्ण की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। आर्थिक मदद को लेकर के आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण ने कहा है कि मैं एक गरीब कार्यकर्ता का बेटा हूँ। जी हाँ, वहीं पर मेरी आर्थिक स्थिति उस रूप में नहीं है। मैं चंदा का पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसमें सब लोगों का सहयोग चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए और फिर कहे कि मैं पूंजीपति हूं, पैसे वाला हूं, आपको पैसा देकर के चुनाव लड़वाना चाहता हूं, तो फिर मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनती करना चाहूँगा कि ऐसा पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि चंदा मुझे चंदा के रूप में चाहिए। फिर आरजेडी प्रत्याशी गौतम कृष्ण लोगों से विनती करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप चंदा देना चाहते हैं तो फिर 100, 50, 200 या फिर 500 से
ज्यादा मत दीजिए। ज्यादा पैसा का चंदा नहीं कहलाएगा, वह घूस कहलाएगा। मुझे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का चंदा नहीं चाहिए। मुझे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चाहिए, बहुत हो तो 500 चाहिए। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिषी सीट से गौतम कृष्ण को आरजेडी ने टिकट दिया था। वे चुनाव लड़े थे तो दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि वोट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा था। जेडीयू के प्रत्याशी गुंजेश्वर शाह को जहां पर 66,316 वोट मिले थे, तो वहीं पर गौतम कृष्ण को 64,686 मत मिले थे। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने अपने मजबूत प्रत्याशी को इस बार भी मौका दिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक माहौल तेजी से गर्म होता जा रहा है। इस बीच एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद चर्चाएं और तेज हो गई है। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हां, पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। हम बहुमत से जीत हासिल करेंगे और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने दोहराया है कि एनडीए में किसी तरह की उलझन नहीं है और फिर सब एकजुट होकर के चुनावी मैदान में है। वहीं पर महागठबंधन को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए बना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन दलों का जनता से कोई भी वास्ता नहीं है और ये सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ आए हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार की जनता महागठबंधन को पहले ही नकार चुकी है और इस चुनाव में उनकी स्थिति और भी खराब होने वाली है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि भाजपा उसके उम्मीदवारों को बंधक बना रही है। दबाव में उन्हें या तो फिर नामांकन नहीं कराने दिया जा रहा है या फिर जबरदस्ती नामांकन वापस कराए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जब नेता ही मैदान छोड़ दें तो फिर उनके कार्यकर्ता कितनी देर मैदान में टिकेंगे। प्रशांत किशोर खुद ही चुनाव से पहले भाग गए हैं, इसलिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार भी अब मैदान छोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर किस दबाव में चुनाव नहीं लड़े या उन पर कौन सा दबाव था, उन्हें बताना चाहिए। वे मैदान छोड़े तो सही, जब उनकी पार्टी के उम्मीदवार मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं तो फिर वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्वकर्ता में क्षमता होती है तो फिर वे चुनाव लड़ता है। नेता चुनाव मैदान में होता है तो फिर उसके कार्यकर्ता भी उत्साह रहता है। नेता के मैदान छोड़ने से कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं, तभी तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है। जब नेता ही भाग जाएगा तो फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे रहेगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है और उन पर बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जहां उनकी ये टिप्पणी अमित शाह द्वारा बिहार में भूमि की कमी को बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने में एक बड़ी बाधा बताए जाने के बाद आई है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह की इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि 20 साल बिहार में सरकार चलाने के बाद भी गृह मंत्री बहाने बना रहे हैं कि फैक्ट्री तो गुजरात में ही लगेगी, लेकिन वहाँ लेबर बिहार की होगी। जब बिहारी अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। वीडियो में अमित शाह ये समझाते हुए सुना जा सकता है कि जमीन की कमी के कारण बिहार में बड़े उद्योग लाने में व्यवसायिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अमित शाह ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में जमीन की कमी है। बिहार में कोई भी बड़ा उद्योग लाने के लिए जमीन ढूंढने में काफी मुश्किलें आती है, इसीलिए हमें उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनके लिए कम से कम जमीन की जरूरत हो। इसलिए हम बिहार को देश का AI हब बनाना चाहते हैं। हम बिहार को सॉफ्टवेयर उद्योग का हब बनाना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका और फिर घोषणा की है कि अगर एनडीए बिहार में सत्ता में लौटता है तो वह फिर बिहार को एक औद्योगिक केंद्र में बदल देंगे। दोस्तों, वीआईपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 20 नेताओं के नाम शामिल किया गया है। जब वीआईपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, इस लिस्ट में पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, ब्रज किशोर सिंह, नूरुल हुदा सहित कुल 20 नेताओं के नाम है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 20 लोगों में शामिल किया गया है। इस सूची में पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, ब्रज किशोर सिंह, नूरुल हुदा, पप्पू चौहान, दिनेश बिंद, बद्री पूर्वी, चंदन सहनी, उमेश सहनी और फिर विनोद बम्बड़ शामिल है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से एक चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर के निशाना साधा और अपने कार्यकाल में किए गए विकास के काम गिनाए हैं। आरजेडी के शासनकाल में बिहार में विकास नहीं होने और फिर अव्यवस्था पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है, इसमें केंद्र से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश में यानी कि बिहार में अपराध के आंकड़े कम होने पर भी जोर दिया है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि पहले बिहार में न बिजली थी, न सड़क और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं की ठीक व्यवस्था थी। हर तरफ बदहाली का आलम था और फिर सब कुछ अव्यवस्थित था। आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब हर राज्य में अमन चैन और फिर विकास का माहौल है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने शुरुआत में 10 लाख सरकारी नौकरियां और फिर 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, जिसे बढ़ाकर के अब 40 लाख रोजगार तक पहुंचा दिया गया। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि अब तक कुल मिलाकर के 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार का अवसर मिला है। सरकार का लक्ष्य आगे 1 करोड़ और फिर नौकरी देने का है, ताकि हर युवा को काम और फिर बेहतर भविष्य मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में। किशनगंज विधानसभा सीट सीमांचल की राजनीति का सबसे अहम केंद्र। ये वह सीट है जो बिहार की राजनीति में हर चुनाव के साथ एक नया इतिहास लिखती है। पिछले तीनों विधानसभा चुनाव 2010, 15 और 20 में कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, लेकिन हर बार मुकाबला बेहद कांटे का रहा है। अब 2025 में फिर वही सवाल खड़ा है कि क्या इस बार समीकरण बदलेगा या फिर कांग्रेस का किला एक बार फिर से सुरक्षित रहेगा, ये सवाल है। किशनगंज बिहार के सीमांचल क्षेत्र की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर लगभग 70% मुस्लिम आबादी है, जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। वहीं पर यादव, कुशवाहा और फिर दलित मतदाता भी यहाँ की सियासत में अपनी अहम हिस्सेदारी रखते हैं। यही वजह है कि हर पार्टी इस सीट को सिंबॉलिक मान करके चुनाव में पूरी ताकत झोंकती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार इजहारुल हुसैन ने सिर्फ 1381 वोटों से जीत दर्ज की थी। इजहारुल हुसैन 61,070 वोट लाए थे। वहीं पर दूसरे स्थान पर स्वीटी सिंह रही बीजेपी की, जो कि 59,697 वोट लाई थी। वहीं पर यह मुकाबला इतना नजदीकी था कि अंतिम राउंड तक रोमांच बना रहा। वहीं पर संपत्ति के बारे में बात की जाए तो मौजूदा विधायक इजहारुल हुसैन के पास कुल 66 लाख रुपए की संपत्ति है। दिलचस्प बात है कि 2010 और 2015 में भी बीजेपी उम्मीदवार स्वीटी सिंह ही उनके सामने थी और हर बार उन्होंने कई टक्कर दी। पिछले 2 चुनाव के ट्रेंड के बारे में अगर बात किया जाए तो 2015 में कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने स्वीटी सिंह को 8,609 वोटों से यहाँ से हराया था। वहीं 2010 के बारे में बात किया जाए तो वहीं डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने सिर्फ 264 वोटों से मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। तीनों चुनाव में कांग्रेस विजय रही, लेकिन हर बार बीजेपी के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि मतदाताओं का बड़ा हिस्सा कांग्रेस विरोधी लहर के इंतजार में है। वहीं पर किशनगंज की सियासत का सबसे बड़ा आधार जातीय समीकरण है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता लगभग 70% है, जो कि आमतौर पर कांग्रेस या फिर एआईएमआईएम की ओर झुकते हैं। वहीं पर यादव और कुशवाहा मतदाता राजद और कांग्रेस दोनों की परंपरागत ताकत है। दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने वाले, जिनकी वोट बिखरने से बीजेपी को फायदा मिलता है। वहीं पर महिला वोटर और फिर युवा मतदाता शिक्षा, बेरोजगारी और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे पर प्रभाव डालने वाले समूह हैं। वहीं पर राजनीतिक समीकरण के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस इस बार भी अपने पुराने वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। वहीं बीजेपी सीमांचल में नए हिंदू वोट बैंक की रणनीति पर काम कर रही है। एआईएमआईएम जो 2020 में सीमांचल में बड़ा फैक्टर बनकर के उभरी थी, अब किशनगंज में मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की तैयारी में है। अगर एआईएमआईएम अपने वोट शेयर को बरकरार रख पाती है तो फिर बीजेपी के लिए जीत की राह कुछ आसान हो सकती है। वहीं पर इस बार मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी जैसे दल भी मैदान में है। वहीं पर कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वे अपने परंपरागत मुस्लिम यादव वोट को एकजुट रख सके। वहीं पर एआईएमआईएम अपने हक की राजनीति के एजेंडे के साथ युवाओं में पकड़ बनाने की कोशिश में है। किशनगंज विधानसभा सीट पर 2025 का चुनाव फिर से एक बार सीमांचल की सियासत की दिशा तय करेगा। यहाँ वोटों का अंतर हर बार बेहद मामूली रहा है, लेकिन इस बार जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे दोनों ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस अपनी परंपरागत वोट बचा पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी सीमांचल का तिलमिस तोड़ पाएगा या फिर एआईएमआईएम इस
समीकरण को पूरी तरीके से पलट देगी। किशनगंज के मतदाता अब अपने फैसले की तैयारी में है और 2025 का चुनाव और 2025 का नतीजा बताएगा कि सीमांचल का मिजाज आखिर किसके साथ है। इस बार के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार AIMIM से शम्स आगाज है और वहीं पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चेंज कर दिए हैं। जो कि मौजूदा विधायक इजहारुल हुसैन है उसको हटा करके कांग्रेस ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है, कमरुल हुदा, जो पूर्व विधायक जो कि AIMIM से RJD में आए थे, फिर RJD से कांग्रेस में आए और कांग्रेस से उनको टिकट भी मिला। वहीं पर NDA कोटे से बीजेपी की टिकट पर फिर से स्वीटी सिंह मैदान में है और सभी ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। मुकाबला इन तीनों के बीच माना जा रहा है। विजय कौन होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से कि कौन किशनगंज का अगला विधायक होने वाला है। दोस्तों, किशनगंज की चारों विधानसभा सीटों पर करीब 52 उम्मीदवार ने नामांकन किया है। इस खबर के माध्यम से आपको पूरी डिटेल से एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कौन कहां से नामांकन किया है और किस विधानसभा से कितना नामांकन हुआ है। जहां किशनगंज जिले की चारों विधानसभा सीटों किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार चारों सीटों पर बड़े बड़े नेताओं के साथ नए चेहरे भी मैदान में उतर चुके हैं। कुल 52 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिनमें राष्ट्रीय दलों से लेकर के निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी उल्लेखनीय है। सबसे पहले बात बहादुरगंज विधानसभा की करें तो फिर यहाँ पर कुल 9 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। AIMIM से तौसीफ आलम जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर से मैदान में। कांग्रेस से मुसव्विर आलम, LJP से मोहम्मद कलीमुद्दीन, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद मासूम रजा और निर्दलीय उम्मीदवारों में तारिकुल अमीन, मोहम्मद कौसर परवेज, रोहित कुमार झा, वरुण कुमार सिंह और अहमद हुसैन चुनावी मैदान में है। इस बार त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबले का गवाह बन सकती है। वहीं पर ठाकुरगंज विधानसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए, ठाकुरगंज विधानसभा सीट से इस बार 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। JDU से गोपाल अग्रवाल, राजद से सऊद आलम, AIMIM से गुलाम हसनैन और कई निर्दलीय उम्मीदवार के बीच इस बार वहीं पर गोपाल अग्रवाल की संपत्ति को लेकर भी चर्चा बनी हुई है, जबकि सऊद आलम स्थानीय स्तर पर जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। बीजेपी ने यहां से इस बार किसी उम्मीदवार को उतारने से परहेज किया है, जिससे समीकरण और भी पेचीदा हो गया है। तो पर अब किशनगंज विधानसभा सीट की बात करें तो फिर यहाँ पर कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। जब कांग्रेस से मोहम्मद कमरुल हुदा, बीजेपी से स्वीटी सिंह, AIMIM से शम्स आगाज और फिर आम आदमी पार्टी से अशरफ आलम प्रमुख उम्मीदवार है। वहीं पर कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें राजीव केसरी, छोटेलाल महतो, मोहम्मद वसीम और अब्दुल रहमान जैसे नाम शामिल है। ये सीट हमेशा से सीमांचल की सियासत का केंद्र रही है और फिर इस बार भी ये मुकाबला बेहद नजदीक माना जा रहा है। अगर कोचाधामन विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो कोचाधामन विधानसभा से कुल 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ से वीणा देवी पर दाव लगाया है, जो पार्टी की स्थानीय कार्यकर्ता और फिर गायत्री परिवार से जुड़ी रही है। वहीं पर राजद से मास्टर मुजाहिद आलम मैदान में है, जबकि AIMIM ने मोहम्मद सरवर आलम को प्रत्याशी बनाया है। जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू अफ़ान फारूकी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मोहम्मद इम्तियाज अस्फी, दयानंद मंडल और मोहम्मद शमसुल हक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है क्योंकि 2020 में AIMIM के उम्मीदवार इजहार अस्फी ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वे मैदान में नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो किशनगंज जिले की चारों सीटों पर इस बार जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और पार्टी की रणनीति अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच करके प्रचार में जुट चुके हैं। आने वाले दिनों में जब नामांकन की जांच और फिर प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी तब ये साफ हो जाएगा कि जिले की चारों सीटों पर मुकाबला आखिर किस के बीच सिमटता है। यह सियासत के इस महायुद्ध में सीमांचल की जनता एक बार फिर से अपने प्रतिनिधि चुनने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि विकास, रोजगार और फिर बुनियादी ढांचे के वादों में किसकी बात जनता को ज्यादा भरोसेमंद लगती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपने ही बागी नेताओं पर जम करके निशाना साधा है। ओवैसी की पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह से असंतोष और इस्तीफे की लहर चली है, उसके जवाब में अख्तरुल ईमान ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जिन लोगों का टिकट कटा है उन्हें पार्टी ने बर्बाद होने से बचाया है। वह इस भ्रम में है कि चुनाव जीत जाते, लेकिन अगर उन्हें हिम्मत है तो फिर वे निर्दलीय लड़े चुनाव।
तब उन्हें अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। पर दरअसल एआईएमआईएम में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर बगावत खुल करके सामने आ चुकी है। कई नेताओं और समर्थकों ने अख्तरुल ईमान, प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन और प्रदेश सचिव इश्तियाक आलम पर टिकट के नाम पर उगाही की गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष इसहाक आलम, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जब वहीं पर कोचाधामन से टिकट की मांग कर रहे मुखिया जफर असलम समेत दर्जनों नेताओं ने भी एआईएमआईएम से किनारा कर लिया है। लेकिन अख्तरुल ईमान अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी महफिल में खड़े हैं वे भी मुझे वोट नहीं देंगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम की ताकत किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि विचार पर टिकी है। अख्तरुल ईमान ने यह भी साफ कर दिया है कि कोचाधामन सीट से सरवर आलम को उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के सुझाव पर बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि यह हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ पर टिकट कार्यकर्ताओं की राय से तय होता है, किसी सिफारिश से नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेता आज भी पटना जाकर के दरबारी करते हैं, जबकि एआईएमआईएम के टिकट की दावेदारी के लिए अब लोग सीमांचल तक पहुंच रहे हैं। यह अपने आप में हमारे संगठन की ताकत और फिर जनाधार का सबूत है। वहीं पर बिहार चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम में मचा ये घमासान सीमांचल की सियासत को नए मोड़ दे सकता है। जहां पर एक तरफ अख्तरुल ईमान बागियों को हैसियत दिखाने की चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं पर पार्टी से अलग हुए नेता एआईएमआईएम नेतृत्व पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जहां पर अब देखना होगा कि सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर इस अंदरूनी जंग का कितना असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है, ऐसे में किशनगंज में भी आचार संहिता लागू है। इस आचार संहिता के दौरान बहुत ही लोगों को सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा आचार संहिता अगर उल्लंघन कर देते हैं तो हो सकता है कि आप पर कार्रवाई हो जाए। ऐसा भी हुआ है किशनगंज में। किशनगंज में आचार संहिता उल्लंघन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आगामी ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बिना अनुमति लाउड स्पीकर से प्रचार कर रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक टोटो से लाउड स्पीकर और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। ठाकुरगंज थाना पुलिस बल ने अस्पताल चौक पर एक नीले रंग के टोटो को रोका। जांच के दौरान वाहन पर आगे पीछे लाउड स्पीकर, आहूजा कंपनी का DPA 570 PA मिक्सर एम्पलीफायर और ईस्टमैन कंपनी की बैटरी लगी पाई गई। इन उपकरणों के माध्यम से बिना किसी सक्षम प्राधिकार आदेश के ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रचार किया जा रहा था। पूछताछ में वाहन चालक की पहचान मोहम्मद सैयब के रूप में हुई है। वाहन में यानी कि गाड़ी में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विश्वजीत हेम्ब्रम बताया। दोनों व्यक्तियों से लाउड स्पीकर के उपयोग संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये कृत्य आदर्श चुनाव आचार संहिता और फिर लाउड स्पीकर अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन था। जब पुलिस टीम ने 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति और फिर वीडियोग्राफी में दोनों लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर और फिर बैटरी जब्त करके जब्ती सूची तैयार की। इसके बाद दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए ठाकुरगंज थाना लाया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष मकसूद आलम असरफी ने बताया कि ठाकुरगंज थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 415, 175, 223 और फिर लाउड स्पीकर अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। जब्त किए गए सामान में 2 लाउड स्पीकर, 1 आहूजा एम्पलीफायर और 1 ईस्टमैन कम बैटरी शामिल है। तो ऐसे में अगर आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो इन आदर्श आचार संहिता लागू है, बड़ा जरा गौर से निकले, ध्यान से निकले।